हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे फिल करना है ऐसी कौन सी वैल्यू है बेनिफिट की जिसमें कोई भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है इम्प्यूटेड कॉस्ट। फ्रेंड्स, इम्प्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है, तो उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, इम्प्यूटेड। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर। यानी कि आपको वो कॉस्ट बतानी है जो कि आप आउटसाइडर को पेड करते हो तब अराइज होती है। ऑप्शन है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशन कॉस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आप आउटसाइडर को पेमेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Dash is the maximum possible alternative earning that might have been and if the productive capacity is put to some alternative use। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसी कॉस्ट बतानी है जो मैक्सिमम है और जिसका एक ऑल्टरनेटिव अर्निंग भी है, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो होती है वहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव उसका यूज होता है। तो यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि अगर आपके पास कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव वे में आप उसको यूज कर रहे हो और कुछ ऐसी जहां से हम एक्स्ट्रा अर्न करना चाह रहे हो, तो वो कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन कहलाती है हमारी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के ही अंदर हमारी एक मैक्सिमम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहां पर हम अपने ऑल्टरनेटिव्स को यूज करके ऑल्टरनेटिव अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एन आइटम ऑफ कॉस्ट डेट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस में बी डैश फॉर अनदर बिजनेस। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसे आइटम की कॉस्ट जो कि डायरेक्ट है एक बिजनेस के लिए और दूसरे बिजनेस के लिए वो क्या होगी। इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल आंसर है फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बिजनेस के लिए वो डायरेक्ट है कोई भी कॉस्ट, तो फ्रेंड दूसरे बिजनेस के लिए वो इनडायरेक्ट ही होगी। ठीक है, अगर एक के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है तो दूसरे के लिए हम इनडायरेक्ट ही होगी, क्योंकि एक को हम एज अ मेन कंपोनेंट यूज करेंगे, दूसरे के लिए हम सेकेंडरी कंपोनेंट करके यूज करेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट। यानी कि टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारी किस कॉस्ट को में कहे जाते हैं। प्राइम, वर्क्स, प्रोडक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल बताने हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल के बाद जो शो की जाती है कॉस्ट, वो हमारी कहलाती है प्राइम कॉस्ट। जो आपने आप स्टेटमेंट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पर आप ये सारी चीजें लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश कॉस्ट आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली तो फिक्स्ड है और पार्शियली वेरिएबल है आउटपुट के रिलेशन में, तो वो कॉस्ट क्या कही जाएगी। वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, या बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा वेरिएबल, हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, हम उसको फिक्स्ड नहीं कहेंगे, ना ही हम उसको, ए और बी ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए, तो उसको हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ना तो वेरिएबल है और ना वो फिक्स्ड है, वो सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एडवांटेज फॉरगॉन है, कॉस्ट है, इनकम है, या नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड्स, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एडवांटेज फॉरगॉन है जो कि हमें किसी एडवांटेज या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसको हम यूज करके एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज फॉरगॉन है, यानी कि कोई ऐसी एडवांटेज हमारे पास आई है जिसको अगर हम ग्रेस्प कर लें टाइमली, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ, यानी कि जो वर्क कॉस्ट जो है वो वर्क कॉस्ट किसका टोटल है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर का है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड वर्क एक्सपेंसेस का टोटल है,
या फिर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का टोटल है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है। तो बताइए फ्रेंड्स, वर्क कॉस्ट हमारा किसका टोटल है? तो फ्रेंड्स, वर्क कॉस्ट जो होती है वो हमारा टोटल होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंस एंड वर्क एक्सपेंसेस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व नहीं की गई है। ऑप्शंस हैं कैश आउटलेस, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसके अंदर कैश आउटलेट्स को यूज नहीं किया जाता है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है क्योंकि डायरेक्ट तो इन्वॉल्व रहेगी ही, और इनडायरेक्ट क्या है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट भी आ जाएगी। इसलिए ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं, सिर्फ एक आउटलेज है जो यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस डैश विथ चेंज इन आउटपुट, यानी कि जब आउटपुट में चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होंगे किस तरह के, प्रोपोर्शनेटली, इनवर्सली, डिसप्रोपोर्शनेटली या फिर समटाइम्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर है ए, जब भी आउटपुट में चेंज होंगे तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि उसका सीधा असर वेरिएबल कॉस्ट पे पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा होता तो इसका आंसर गलत अलग होता। डैश विद इंक्रीज इन आउटपुट, यानी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारी अगर आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, चेंजेस या समटाइम्स। तो फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है हमारी वो डिक्रीज रहेगी, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज डेस्ट एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड, वेरिएबल, एडजस्टेबल या फिर सेमी वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, ना ही ये हमारा फिक्स्ड होता है और ना ही ये वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है, तो ये सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट टू, यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में किसका पेमेंट इन्वॉल्व होता है, आउटसाइडर का, सेल्फ का, एम्प्लॉयज का या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो है उसमें आउटसाइडर का पेमेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है एडेड वैल्यू इज चेंज इन। एडेड वैल्यू जो है वो चेंज होती है किसमें, मार्केट वैल्यू में, कॉस्ट में, इनकम में या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एडेड वैल्यू होती है वो हमारी चेंज होती है मार्केट वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आता है डैश अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट आल्सो नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड, यानी कि फ्रेंड्स ऐसी अकाउंटिंग जिस जो पॉजिटिव साइंस नहीं है और ना ही नॉर्मेटिव साइंस है, और इसके अंदर बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स है उसको यूज किया गया है, तो कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है, कॉस्ट है, बोथ ए एंड बी है या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की अकाउंटिंग हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है, जिसके अंदर हम कंट्रोल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मटेरियल कंट्रोल डज नॉट कवर द फॉलोइंग स्टेप। मटेरियल कंट्रोल जो है उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता, परचेज ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल या फिर प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम जो कवर नहीं करते हैं वो हमारा होता है यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव, यानी मटेरियल कंट्रोल का एम होता है इफेक्टिवली अचीव करना, क्या, मटेरियल मैनेजमेंट को, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल या फिर मटेरियल सप्लाई। तो फ्रेंड्स, मटेरियल कंट्रोल का एम होता है जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसको अचीव करना, यानी कि जो मटेरियल है उसको मैनेज करके चलना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोरेज लेजर इज मेंटेन्ड इन दी, तो स्टोरेज लेजर जो है वो मेंटेन किया जाता है किसके अंदर, स्टोर में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में या बोथ ए एंड बी में। तो स्टोर्स लेजर जो है फ्रेंड्स ये हमारा
जो मेंटेन किया जाता है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वो सारी चीज़ें देखी जाती है, कितनी चीज़ें यहाँ पे स्टोर की गई हैं, कितनी कॉस्ट है, क्या प्रोडक्शन यहाँ पे बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स जो है वो किसके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, फिजिकल वेरिफिकेशन के, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन या फिर क्वालिटी वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स स्टॉक वेरिफिकेशन जो हमारा रिजल्ट होता है, अगर हम बात करें तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन का रिजल्ट होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हैं अपने शीट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एडजस्टमेंट अमाउंट इज डेबिटेड विद, यानी कि स्टॉक एडजस्टमेंट अमाउंट हमारा डेबिट होता है किसके साथ और क्रेडिट होता है हमारा किसके साथ। ऑप्शन है सरप्लस, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक और सरप्लस, एक्सेस और लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो डेबिट किया जाता है वो डेबिट किया जाता है हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टॉक से और क्रेडिट किया जाता है सरप्लस से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। डैश कॉस्टिंग यूज्ड इज इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी कि इसमें से कौन सी कॉस्टिंग है जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में यूज की जाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग या फिर जॉब कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग यूज होगी वो हमारी सर्विस कॉस्टिंग यूज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 जो है वो राइट आंसर है, ट्रांसपोर्ट के अंदर सर्विस कॉस्टिंग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डैश इन द टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हमारा टोटल प्रोपोर्शन आउटपुट का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होती है प्रोपोर्शन में या फिर डज नॉट इंक्रीज, डिक्रीजेज या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम टोटल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोपोर्शन आउटपुट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है अगर हमारा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या फिर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वहां पे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आउटपुट के साथ हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारी इंक्रीज होती है, और अगर आउटपुट हमारा कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी डाउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस तरह की रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, वेरी करती है, डिक्रीजेज होती है या फिर इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो ये हमारी पर यूनिट हमेशा इसकी कांस्टेंट रहेगी अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं, और अगर हम वैसे बात करेंगे तो ये हमारे आउटपुट पर डिपेंड करती है। अगर हम ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर हमारा आउटपुट डाउन होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संक कॉस्ट आर डैश फॉर डिसीजन मेकिंग इज, यानी कि संक कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में किस तरह का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम संक कॉस्ट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में किस तरह की होगी, इररिलेवेंट होगी, रेलिवेंट होगी, यूजफुल होगी या फिर नन ऑफ दीज होगी। तो फ्रेंड्स संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी अब यूजफुल नहीं है, कंपनी में काम नहीं आएगी, जो कि डूब चुकी है हमारी कॉस्ट, मतलब किसी भी ऐसे चीज में या फिर प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी हुई है जो कि उसका होना ना होना हमारी फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो संक कॉस्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए एक रिलेवेंट रोल प्ले करेगी, संक कॉस्ट से हमारे डिसीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग यार, यानी कि जो कॉस्टिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑप्शंस है नॉट द सेम, सेम नहीं होती। सेकंड है वन एंड द सेम, यानी कि ये दोनों एक सेम है। नॉट रिलेटेड एट ऑल, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये दोनों हमारी क्या होगी, ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा राइट है, ये हमारी सेम नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कॉस्टिंग हमारी एक मेथड है जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी एक अकाउंटिंग का पार्ट है, यानी कि जो हम डिफरेंट टाइप्स की अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसकी एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्टिंग हमारा एक मेथड है। तो कॉस्टिंग अकाउंटिंग के अंदर जब हम कॉस्ट को इवेल्युएट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को इवेल्युएट करने में जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग करना, किसी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, वो हमारी कॉस्टिंग है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट डैश इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच आउटपुट चेंजेस, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारे आउटपुट में
के प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी? डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी, चेंजेस, चेंज होगी, इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हमारे आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी यहाँ पर क्या होगी? डज नॉट चेंज। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि हमारे आउटपुट में किसी भी तरह का चेंज होने से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं पड़ेगा, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? यहाँ पे चेंज नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात की जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया होता तो उस पे इफेक्ट पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे तो हमें इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं? सेमी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अपने बिजनेस के अंदर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी डीलिंग कर रहे हैं और उसमें कोई पैसा लग रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये हमेशा फिक्स रहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे कंटिन्यू रहेंगे और उतने ही होंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमेशा हमारे फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट इज, यानी कि जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो किस तरह की कॉस्ट है? अनकंट्रोलेबल है, ये कंट्रोलेबल है, फिक्स्ड है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम एबनॉर्मल कॉस्ट की बात करें तो एबनॉर्मल कॉस्ट ऑलवेज हमारी अनकंट्रोलेबल होती है, क्योंकि जो एबनॉर्मल का मतलब ही यही है कि जो कि नॉर्मल ना हो, यानी कि जो अपने आप हो, जिसको हमारा उस पर बस ना हो, हम उसको किसी भी तरह से कंट्रोल ना कर पाए, तो ये अनकंट्रोलेबल होती है। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन हम इस कॉस्ट को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज कर दे। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स इस कॉस्ट को? हम इंश्योरेंस करा के, जैसे कि अपने हमारे कंपनी में किसी भी तरह का लॉस हो गया, कोई चोरी से या किसी आग से लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस करा देंगे। एबनॉर्मल लॉस तो हुआ है लेकिन उसको मिनिमाइज कर देंगे इंश्योरेंस करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के, या फिर प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट के, थर्ड है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड के, या फिर वर्क ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर वर्क कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात की जाती है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है, वर्क कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इन आउटपुट, यानी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है आउटपुट में क्या होने पर? इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर, इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पे इंक्रीज की बात की जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कब होता है? जब हमारे आउटपुट में इंक्रीजमेंट होता है। तो ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट है। अभी हमने बात की थी आउटपुट में अगर हमारे इंक्रीज में हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आउटपुट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जो कि हमारे कॉस्ट कंट्रोल में के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, आंसर है इसका बी, कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आ रही है और उसके बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद द चार्ज्ड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्रेंड्स वो क्या होगा जब हमारी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट पे कोई भी हम ऐसी कन्वीनियंटली चार्ज करेंगे अपनी कोई भी ऐसी कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, ओवरहेड कहलाएगी, या नन ऑफ दीज कहलाएगी। तो फ्रेंड्स जो कि हम डायरेक्टली अपने
पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि ये कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर ली जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट में तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं इनडायरेक्टली जिसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट में हम जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या यूनिट ऑफ कॉस्ट से, जो भी कंपोनेंट या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे तो हम वहाँ पे उसकी कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर, यानी कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट क्या है। नॉट द सेम, सेम नहीं है दोनों। द सेम, सेम है। नॉट रिलेटेड, आपस में रिलेटेड नहीं है। या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट की, तो फ्रेंड्स ये नॉट द सेम, ये सेम चीज नहीं है। रिलेटेड तो है एक दूसरे से लेकिन सेम नहीं होती हैं। कॉस्ट सेंटर वो होती है जो पर्टिकुलर किसी सेंटर पर कॉस्ट लगती है, जबकि कॉस्ट यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट पर जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट यूनिट कहलाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं लेकिन ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद राइज इन आउटपुट एंड डैश विद फॉल इन आउटपुट। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पे आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर आउटपुट में राइज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसी होगी, और अगर यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होगी अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल हो रहा है। डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इज कांस्टेंट, रिमेन सेम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स रिवर्स होता है, पर कॉस्ट की बात की जा रही है, याद रखना। अगर यहाँ पे आउटपुट हमारा राइज हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर हम यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल जा रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, पीरियड कॉस्ट चार्ज। पीरियड कॉस्ट किस पे चार्ज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट्स पे, पीरियड्स पे, या फिर नन ऑफ दिस पे। फ्रेंड्स ये इजीली आप इसको बता सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे पीरियड कॉस्ट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड पीरियड कॉस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम बेसिस पे निकलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है, बजटेड कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है हमारी, ये प्रीडिटरमाइंड होती है या बजटेड, ये इसमें से हमें इसको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलवेज हमारी प्रीडिटरमाइंड रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है कि आपने पहले से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, यानी कि पहले से प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट फिक्स कर दी कि हमें इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट रखनी है, तो इस हिसाब से हमें इसके जो मटेरियल इसमें यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज करना होगा। ऐसा ना हो कि हमने कॉस्ट जो रखनी थी उससे ज्यादा हमने मटेरियल यूज कर दिया तो एक फर्म को लॉस होगा। तो यहाँ पर हमने पहले से ही अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, तो हम उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करेंगे, जिससे कि हम बाद में उस मटेरियल को यूज करने के बाद अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस कॉस्ट को चार्ज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश आर कॉस्ट विच हैज बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ऐसे क्या कारण है जिसके कारण हमारी जो अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे हमारा रेवेन्यू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस कहलाते हैं, इनकम होती है, लॉस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होता है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये चीज हमारे एक्सपेंसेस कहलाएंगी, क्योंकि एक्सपेंसेस एक ऐसा कारण है जो कि किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पर जो कि रेवेन्यू के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, तो रेवेन्यू होता है या फिर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम वहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड। यानी कि डैश वो ऐसी स्मॉलेस्ट सेगमेंट एक्टिविटी का सेगमेंट है या फिर एरिया या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हमारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है, कॉस्ट सेंटर कहलाती है, कॉस्ट ड्राइवर कहलाती है, या फिर नन ऑफ दी अबव है, ये नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं हम इसे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी एक छोटा स्मॉल एरिया किसी भी एक्टिविटी का या फिर एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम उसकी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं वो हमारा कॉस्ट सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
द प्राइमरी एम्फेसाइजेस ऑफ, यानी कि जो प्राइमरी एम्फेसाइजेस होता है डैश कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट की प्लानिंग फंक्शन पर जो भी कॉस्ट लगती है वो प्राइमरी किस पे एम्फेसाइज करती है, बजट पे, स्टैंडर्ड पे, पीरियड पे, या फिर नन ऑफ दीज पे। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्राइमरली एम्फेसाइज करेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो इसको सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करेगी वो है हमारा ऑप्शन बी, सॉरी ए, बजट। बजट पे वो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करेगी क्योंकि वो बजट पहले से ही उसने बना के रखा हुआ है, तो उस बजट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को वहां पे वो देखेगी कि इसका इतना कॉस्ट है या फिर इसके लिए इतनी फंडिंग की गई है, तो इसकी हमें कॉस्ट इतनी निकालनी है जिससे कि हम अपना इतना ऐड करके प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करेगी वो होगा बजट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, डैश कॉस्ट इज इररिवोकेबल कॉस्ट, यानी कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कि इररिकवरेबल कॉस्ट है हमारी, मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, संक, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संक कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि डूब चुकी है हमारी, वो हमारी कहलाती है इररिकवरेबल कॉस्ट, यानी अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, वो हमारी कहलाती है संक कॉस्ट। तो ये नाम से ही आसानी से पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।